थियरी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दी। अब ये हम देख रहे हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी। इसमें जो दी है हैरी हेस नाम के जियोलॉजिस्ट ने इसको दिया है। ये थियरी क्या है और इसकी सभी एग्जांपल्स के साथ इसको समझने का कोशिश करेंगे। इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो है कि हमारा जो कि हमने देखा लास्ट लेक्चर में हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में हमने देखा कि हमारा एक सुपर कॉन्टिनेंट है, सारे कॉन्टिनेंट एक समय एक ही थे जिसको हमने पेंजिया नाम दिया था और बाकी वाटर था। देन किन्हीं फोर्सेस के कारण इस सुपर कॉन्टिनेंट को के मल्टीपल पार्ट्स हो गए हैं, अलग अलग भाग में टूट गए हैं ये सुपर कॉन्टिनेंट और जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए हैं। अब दो कॉन्टिनेंट अगर एक बड़ा कॉन्टिनेंट अगर टूटेगा तो उस दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो है स्पेस, खाली स्पेस को पानी से भर जाना है, क्योंकि हमने देखा था ये पेंजिया के आसपास पेंथलासा नाम का एक बड़ा ओशियन है, सिंगल ओशियन। सो अगर ये कॉन्टिनेंट टूटेगा तो यहां पे जो स्पेस बनेगा दो कॉन्टिनेंट के बीच में वो किस चीज से भरना है? पानी से, वाटर से। तो वो ओशियन एक क्रिएट करेगा। यहां पे एक और चीज आती है कि कोई भी अगर ओशियन है, ये ओशियन है, इन ओशियन के बीच में देखा गया है कि कुछ कुछ माउंटेनियस फॉर्म्स हैं, वहां पे कुछ माउंटेन्स बीच ओशियन में देखे गए हैं, इसको रिज कहते हैं। अगर ये सेंटर ऑफ द ओशियन है तो इसको मिड ओशियनिक रिज, ये बीच किसी ओशियन के बीच में जो माउंटेन्स हैं उनको हम मिड ओशियनिक रिजेस कह रहे हैं। तो ये मिड ओशियनिक रिजेस के आसपास से नई लैंड मास का बनना, इसी को हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग हम कह रहे हैं। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अपन समझते हैं। अब ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी ही क्या, ये हमारा सी फ्लोर क्यों स्प्रेड हो रहा है, तो इसमें बताने की कोशिश हुई है कि जो यहां पे अगर हम देखें तो हमारे जो मिड ओशियानिक रिजेस हैं, जो ओशियन के बीच के जो माउंटेन्स हैं, ये यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो ये ओशियन है अगर फॉर एग्जांपल, और यहां पे वो माउंटेन्स है मिड ओशियानिक रिजेस। तो यहां पे वोल्केनिक एक्टिविटीज है भीतर से। वोल्केनिक ये माउंटेन्स बने कैसे? वोल्केनिक एक्टिविटी से। वोल्केनिक एक्टिविटी कहां से आई कि अर्थ के जो स्ट्रेटोस्फीयर है, जो एटमॉस्फेयर है और या मेंटल है, वहां से लावा आया, उस लावा से यहां पे माउंटेन्स क्रिएट हुए। माउंटेन्स क्रिएट हुए तो यहां पे ये लावा ऊपर आकर के जो है कूल हुआ, कूल होकर के ये डेंस हुआ और इसने अपना एक अलग नया क्रस्ट बनाया। अभी नया क्रस्ट बनाया तो ये पहले से जो क्रस्ट था, यहां पे जो जमीन थी, इस पे इसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो यहां पे नई जमीन, नया लावा निकल रहा है, नया माउंटेन्स बन रहे हैं, नया जो है क्रस्ट बन रही है। तो पुरानी क्रस्ट को वो पुश करेगी, दूर स्प्रेड करेगी। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इसके अलोंग, इसके आसपास जो है यहां पे हमें वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिल रही है, जो कि इन रिजेस को के अलोंग यहां पे पुश कर रही है, मूव्स अवे फ्रॉम द रिज, इस रिज से इसको दूर कर रही है, क्योंकि यहाँ पे नया लैंडमास बन रहा है, नई जमीन बन रही है। तो ये जो पहले से एग्जिस्टिंग लैंडमास है उसको जो है पुश करेगी। ये थ्योरी बताती है कि हमारी ओशियनिक क्रस्ट जो है कंटिन्यूअसली नहीं बनती आ रही है। यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण ओशियन की क्रस्ट नहीं बन रही है, जो पुरानी क्रस्ट है उसको, पुरानी लैंडमास है उसको वो पुश करके दूर कर रही है। इस तरीके से हमारा एक नया लैंडमास बनता जा रहा है और सी फ्लोर, जो समुद्र की जमीन है, वो फैलती जा रही है, स्प्रेड होती जा रही है, ये थ्योरी बताती है। अब इसमें नया लैंडमास बनता है, फिर ये लैंडमास मूव करता है, वो नया लैंडमास बनता है तो जो पुराना लैंडमास होता है उसको वो पुश करता है। देन ये लैंडमास जाकर के रिसाइकल भी होता है,
अगर ऐसा नहीं होगा तो अर्थ का साइज जो है बढ़ जाएगा। अर्थ के साइज को सेम रखने के लिए जो पुराना लैंडमास है, यहां से दूर जाने के बाद में ये लैंडमास कहीं यहाँ पे जाके कॉन्टिनेंट से जो है मर्ज करेगा, टकराएगा। और हमने देखा है कि कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है, सियाल से बना हुआ है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंट का क्रस्ट। और ओशियनिक क्रस्ट बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, इसलिए ये ज्यादा डेंस है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये ज्यादा डेंस होने के कारण जब इन दोनों का ये जाकर के किसी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराता है ओशियनिक क्रस्ट, तो ओशियनिक क्रस्ट ज्यादा डेंस होने के कारण वो उसके नीचे जाकर के सबमर्ज हो जाता है। देन वो मेंटल तक जाता है, मेंटल में फिर से उसको जो हमारे लावा से टकरा करके उसी में घुल जाता है, मिल जाता है। इस तरीके से अर्थ का साइज जो है मेंटेन रहता है। इसको रिसाइकलिंग भी कह सकते हैं हम। तो ये एक मैकेनिज्म है हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, ये एक इसका ये भी कारण है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। इसका जो फोर्स है वो हम आगे देखने वाले हैं। अब इसमें मिड ओशियनिक रिजेस है। क्या है ये मिड ओशियनिक रिजेस? अंडर वाटर माउंटेन्स है, पानी के भीतर के माउंटेन रेंजेस हैं जो कि हमें देखने को मिलती है ओशियंस में, ओशियन बेसिन्स में। ओशियंस में ये चीज हमें दिख रही है। देन यहाँ पे मैग्मा राइज करता है, मैग्मा ऊपर आता है, मैग्मा जिसको हम ऊपर आने के बाद वोल्केनो कहते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी। अब ये मैग्मा ऊपर आता है, इरप्ट होता है, ऊपर आने के बाद में, जमीन पे आने के बाद में या ओशियन में आने के बाद में सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा हो जाता है। देन वो एक नया क्रस्ट बना लेता है, ओशियनिक क्रस्ट बना लेता है। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये ओशियन है, ओशियन में यहाँ पे अगर मिस्ट ओशियनिक क्रस्ट, ये माउंटेन्स है, तो यहाँ पे जो वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है, मैग्मा जो ऊपर आ रहा है वो ऊपर आके कूल हो जा रहा है। कहीं भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो एक समय के बाद में वो जो उससे निकला हुआ मटेरियल है वो कूल डाउन हो जाएगा। यहाँ पे वो कूल हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रिजेस हैं, ये प्लेट्स को पुलिंग अपार्ट करते हैं, ये प्लेट्स को ऐसे पुश करते हैं। यहाँ पे जो है एक फ्रेश सी फ्लोर मटेरियल से एक नई क्रस्ट बन जाती है, वोल्केनिक एक्टिविटी से एक नई क्रस्ट बन जाती है। जो उससे मटेरियल आता है नीचे से, लावा निकल के आता है, वो ऊपर आके सॉलिडिफाई होता है, एक नई क्रस्ट बनाता है। जो पहले की एग्जिस्टिंग क्रस्ट है उसको इस तरीके से वो पुश करता है। नाउ अगर हम इसको देखें, मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग। सो यहां पे अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये हमारा ओशियन है, ये हमारी मिड ओशियनिक रिजेस है। अब हम देख रहे हैं कि यहां पे किसी टाइम पीरियड पे जो वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, वोल्केनिक एक्टिविटी में अर्थ के मेंटल से, अर्थ के भीतर से, जमीन के भीतर से कुछ मटेरियल आता है ऊपर, उसको हम वोल्केनिक एक्टिविटी कहते हैं। ये मिड ओशियनिक रिजेस, ओशियन के बीच के माउंटेन्स में यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई। फॉर एग्जांपल आज से 10 करोड़ साल पहले हुई। तो उस वोल्केनिक एक्टिविटी में साथ में जो मटेरियल आएगा उसमें आयरन पार्टिकल्स भी रहेंगे। और हमने देखा है हर मटेरियल में आयरन पार्टिकल किसी न किसी मात्रा में रहते हैं। सो हमने ये देखा है कि अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि अर्थ के भीतर बहुत सारा जो मूविंग जो हमारा चार्जेस हैं, आयरन है, वो भीतर मूव कर रहा है अर्थ में। उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है जिसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे जो नया मटेरियल लाया गया है, किसके द्वारा? वोल्केनिक इरप्शन से। तो ये जो इसके भीतर का जो आयरन पार्टिकल्स हैं, ये रिकॉर्ड कर लेगा उस मैग्नेटिक फील्ड को, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। अब एक समय के बाद में अगर सी फ्लोर स्प्रेडिंग में ये पार्टिकल, यहाँ पे कुछ पहले आए हुए पार्टिकल जो कि है, अब ये नया पार्टिकल निकलेगा, तो ये दोनों डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये जो पुराने पहले जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ये मटेरियल इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमें देखने को मिलेगा एक समय के बाद में, हम देखेंगे
कि मिड ओशियानिक रिजेस से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाओ तो हमें कुछ वहां के मटेरियल, वहां के अगर कुछ मटेरियल्स का मैग्नेटिक फील्ड देखें और अपोजिट डायरेक्शन में वो सेम डिस्टेंस पे जाएं और वहां का मटेरियल उठा के उसका मैग्नेटिक फील्ड देखें तो दोनों सिमिलर देखने को मिला है, सेम देखने को मिला है। चाहे अगर हम ज्यादा डिस्टेंस पे दोनों डायरेक्शन में दूर जाएं तो हमें सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिली है, क्योंकि ये स्प्रेडिंग इतनी स्लो है कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है। अगर हम एक डिस्टेंस को देखें ध्यान से तो यहाँ पे हम मिलियंस ऑफ ईयर्स में उस स्प्रेड को देख पाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जितनी डिस्टेंस पे एक तरफ गए, अपोजिट साइड भी सेम डिस्टेंस पे जाने पे वहां के मटेरियल को उठा के उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेक की तो वो सिमिलर पाई गई है। हमें यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा एविडेंस के रूप में यहाँ पे काम करता है। हमें ये बताता है कि जो सी फ्लोर की मैग्नेटिक पैटर्न है वो दोनों साइड, रिज के दोनों साइड सिमिलर है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, किसी भी डिस्टेंस पे दोनों साइड जाएंगे तो हमें सिमिलर मिलेगा वहां का मैग्नेटिक फील्ड। हमारी नई क्रस्ट जो बनती है उसमें, नई क्रस्ट में जो वोल्केनिक इरप्शन से क्रस्ट बन रही है उसमें आयरन रिच मटेरियल्स हैं जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाते हैं उस समय की। अब समय के साथ साथ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होती है तो हमें दिखेगा कि अगर ये मिड ओशियनिक रिज है, इससे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाएंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ और मिलेगी, और जब रिवर्स हो गई उस डिस्टेंस पे जाएंगे तो हमें दोनों जगह की अपोजिट मिलेगी। यहाँ पे नई क्रस्ट अगर बन रही है वो अपोजिट पोलैरिटी को रिकॉर्ड कर ले रही है, क्योंकि जब जब नई क्रस्ट बन रही है वो अपने साथ उस समय की अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को साथ में रखती है, अपने साथ में लेकर के चलती है उसको। तो जब जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होगी हमें वहां पे रिवर्स देखने को मिलेगी मिड ओशियनिक रिजेस में। नाउ ये है पैलियोमैग्नेटिज्म, वही सेम कंसेप्ट पैलियोमैग्नेटिज्म कि अगर हम देखें ये किसी ओशन के सेंटर पे अगर हम डाल दें मिड ओशियनिक रिजेस में, यहाँ पे जो वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है उस वोल्केनिक एक्टिविटी का मटेरियल ऊपर आकर के एक रॉक के फॉर्म में, एक पत्थर के फॉर्म में वो कूल डाउन होगा तो उस पत्थर की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड कर लेगा, क्योंकि उसमें भी कुछ आयरन पार्टिकल्स होंगे, आयरन मिनरल्स होंगे, वो उस समय की अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को अपने में रिकॉर्ड करके रखेगा। एक समय के बाद में यहां से सी फ्लोर जो स्प्रेड होगा, दूर जाएगा, तो उस पार्टिकुलर अगर हम देखें यहां पे पहुंचे हुए पत्थर और इसी सेम डिस्टेंस को अपोजिट डायरेक्शन में देखें रिज के, तो यहां वाले दोनों पत्थरों के मैग्नेटिक फील्ड हमें सिमिलर देखने को मिलेगी। इसको ही पैलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। कोई पत्थर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड को पैलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं, बिकॉज पत्थर को, रॉक को पैलियो कहते हैं। ये भी अपनी एक फील्ड को रिकॉर्ड करके रखता है। पैलियोमैग्नेटिज्म किस चीज की स्टडी है? अर्थ के मैग्नेटिक, पास्ट मैग्नेटिक फील्ड जो कि रॉक्स में रिकॉर्डेड हो गई है, इसको पैलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि वोल्केनिक रॉक जब कूल होते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक मिनरल जो उनके भीतर हैं वो मैग्नेटिक डायरेक्शन को लॉक कर लेते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को, उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और इन्हीं पैलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड्स को स्टडी किया जाता है ओशियनिक क्रस्ट में। साइंटिस्ट ने अभी इसकी जो है कंफर्म किया है कि सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। अब ये अप्रोक्स देखने को मिलता है 1945 में। ये जो थ्योरी है ये हमें वर्ल्ड वार 2 के बाद में देखने को मिली है, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के समय हमारे सोनार टेक्निक से जो है सी फ्लोर की मैपिंग हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो समुद्र में चलने वाले अलग अलग जहाज उस समय युद्ध के कारण से पूरे सभी रास्तों का पता किया जा रहा था कि कौन कौन से जो समुद्र की गहराई अलग अलग की मैपिंग चल रही थी। इसी समय पता किया कि कहीं कहीं पे जो है हमें माउंटेन्स देखने को मिले, कहीं पे जो ज्यादा डेप्थ में अलग अलग डेप्थ का हमें ओशन फ्लोर देखने को मिला है।
तो हम मान सकते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार, इससे हमें ये थ्योरी निकल के आती है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी। अब इसका भी जो फोर्स है मेन, वो एक और चीज है, अगर हमारा ये ओशन है और सेंटर पे अगर हमने मान लिया कि यहाँ पे मिड ओशियनिक रिजेस हैं, वो पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, तो हमें ये होना चाहिए, अगर यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है और यहाँ पे नया क्रस्ट बन रहा है, और जितना डिस्टेंस से जाएंगे वहां पे उतना पुराना क्रस्ट अगर हमें मिलेगा, जमीन मिलेगी, तो यहाँ के जो मटेरियल पत्थर हैं इसके एकदम पास के, रिज के पास के, ये हमें यंग मिलना चाहिए। अगर हम इनकी एज देखें तो यंगेस्ट इज द रिज। तो एक ये क्रूशल पीस ऑफ एविडेंस है कि हम ओशियनिक क्रस्ट को अगर देखें तो साइंटिस्ट ने रेडियोमेट्रिक डेटिंग इन रॉक्स की के सैंपल्स की रेडियोमेट्रिक डेटिंग करी, इनकी एज पता लगाने की कोशिश की ओशियनिक रिज के आसपास की, तो उन्होंने पाया है कि रिज के पास के जो रॉक्स हैं वो यंगेस्ट हैं, और जितना हम डिस्टेंस से जा रहे हैं, जितना मिड ओशियनिक रिजेस से दूर जा रहे हैं, उतना हमें पुराना देखने को मिलता है। फर्दर ओल्डर फर्दर अवे, जितना हम दूर जा रहे हैं उतना पुराना हमें रॉक देखने को मिल रहा है। तो ये भी स्ट्रांगली सपोर्ट करता है कि नई क्रस्ट कंटिन्यूअसली बन रही है, कहां पे, रिजेस पे, जो कि स्प्रेड को आउटरवर्ड्स स्प्रेड हो रही है। नई रिजेस पे नई क्रस्ट बन रही है जो कि आउटरवर्ड स्प्रेड हो रही है, नई क्रस्ट बन रही है, उसको जगह चाहिए, वो जो है आसपास की क्रस्ट को स्प्रेड कर रही है, धका रही है। तो ये थ्योरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। हम ये भी देखते हैं कि जो बाउंड्रीज हैं, प्लेट बाउंड्रीज हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारी अर्थ है, उसकी एक क्रस्ट है, ये कोई सिंगल यूनिट नहीं है, ये अलग अलग प्लेट्स में टूटी हुई है क्रस्ट। सो इनकी प्लेट बाउंड्रीज जो हैं, इन प्लेट्स की बाउंड्रीज जो हैं, इन बाउंड्रीज पे हमको अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहीं पे वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सबमर्जन होता है, सबडक्शन होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट दोनों अगर टकरा रही हैं तो जो भारी प्लेट होगी वो सबमर्ज हो जाएगी, ज्यादा डेंस प्लेट है जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो भीतर की तरफ जाएगी, और एक प्लेट जो लेस डेंस है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अगर सेम डेंसिटी की प्लेट्स हैं तो वो वहां पे अपने को माउंटेन देखने को मिलता है। ऐसी सब चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक और वोल्केनोस हमें इन प्लेट्स के बाउंड्रीज पे देखने को मिलता है। यहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटीज या वोल्केनिक एक्टिविटीज यहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज पे देखने को मिलती है। मिड ओशियनिक रिजेस पे हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग जहां पे होता है, यहाँ पे हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है, वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। मिड ओशियनिक रिजेस पे भी ये सब चीजें होती है। हम ये देखते हैं कि क्यों पैसिफिक ओशियन में इतने सारे हम इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं पैसिफिक ओशियन को। पैसिफिक ओशियन में जो पैसिफिक प्लेट के आसपास की जितनी भी प्लेट्स हैं जो जुड़ी हुई हैं, उनके मूवमेंट के कारण वहां पे हमें ज्यादातर वोल्केनिक एक्टिविटी या फिर सीस्मिक एक्टिविटी, जिसको अर्थक्वेक एक्टिविटी हमें वहां पे देखने को मिलती है। जो ज्यादातर ऐसी एक्टिविटीज प्लेट बाउंड्रीज पे या मिड ओशियनिक रिजेस पे देखने को मिलती हैं। नाउ इसका जो फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स क्या है? कन्वेक्शन इन द मेंटल। अगर हम देखें तो हमारी अर्थ अगर ये है तो इस अर्थ के सेंटर मोस्ट पार्ट को हम कोर कहते हैं कोर, और इसके आउटर मोस्ट पार्ट को, जिसको सॉलिड पार्ट भी कहते हैं, इसको हमने क्रस्ट कहा है। कोर और क्रस्ट के बीच के जो पार्ट है, जो कि वो भी फ्लूइड है, मींस लिक्विड स्टेज में है, इसको हम मेंटल कह देते हैं। अब होता क्या है, हमारा जितनी डेप्थ में जाएंगे हम अर्थ को अगर तोड़ते हुए जाएंगे अंदर, उतना हमें यहाँ पे हॉट मिलता है, उसकी टेम्परेचर बढ़ता जाता है। यहाँ पे अर्थ के कोर में टेम्परेचर हाईएस्ट है, देन जितना हम क्रस्ट की तरफ आएंगे वहां पे टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ पे जो फ्लूइड है वो फ्लूइड, उसकी डेंसिटी सबसे लोएस्ट है।
तो लोएस्ट डेंस फ्लूइड जो है जो